Hello students, very much welcome to today's class. You're welcome to lecture batch of class 12th. Today we are going to discuss about the molecular basis of inheritance. Okay, and this is a very long chapter. So मैं बहुत ही अच्छे तरीके से एक एक पॉइंट को बहुत डिटेल्स में आप लोग को बता रही हूँ. तो आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं द ट्रांसलेशन एंड इट्स gene expression. Okay, so first we will discuss about the translation part and then we'll move on to the how the gene is being expressed. ओके, तो अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को. आपको रेगुलर 11th और 12th दोनों के कंटेंट मिलेंगे. कोई भी डाउट्स हो बेझिझक होकर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं. सो विद द पॉजिटिव एनर्जी लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास. दैट इज व्हाट इज ट्रांसलेशन. एज यू ऑल नो, ट्रांसलेशन का मतलब होता है mRNA से प्रोटीन. एज अ रिजल्ट द फाइनल थिंग इज हमें प्रोटीन मिलनी चाहिए, है ना. तो इसी वजह से जब हमने ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा था, ट्रांसक्रिप्शन में क्या था, डीएनए से एमआरएनए हमने बनाया था, दैट इज मैसेंजर आरएनए. अब हम पढ़ेंगे ट्रांसलेशन, ये जो एमआरएनए से प्रोटीन कैसे बन रहा है. ठीक है, सबसे पहली बात अगर हम देखें तो ये देखिए, जैसे आप लोगों को पता है सपोज AUG दिस कोडन कोड्स फॉर अमीनो एसिड्स, है ना. तो AUG इज द क्या था, ये स्टार्ट कोडन. तो हमारा जो प्रोटीन का प्रोसेस स्टार्ट होगा, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होगा या ट्रांसलेशन प्रोसेस होगा, तो ये इनिशिएटर कोडन एक स्टार्ट कोडन होगा. ठीक है, तो दैट स्टार्ट कोडन विल स्टार्ट दिस प्रोसेस. क्लियर है. जैसा कि हमने पिछले क्लास में ऑलरेडी बताया था कि टीआरएनए के पास क्या होगा, एंटीकोडन होगा, जिससे इनके पास कंप्लीमेंट्री सीक्वेंसेस मिल जाएगा कॉर्डन का, जिससे ये पहचानेंगे कि कौन सा कॉर्डन इनको मिलेगा. फिर दैट कॉर्डन वो जुड़ के एंड देन विल गेट a new amino acids and that amino acids will join together a chain of amino acids and we will get what, protein. तो ये देखिए टीआरएनए है, जैसे कि मैंने दिखाया था एंटीकॉडन है. तो इनके पास ये सीक्वेंसेस होते हैं जो कंप्लीमेंट्री टू कॉडन ऑफ एमआरएनए हमें मिल जाता है. ये टीआरएनए का स्ट्रक्चर है. जब हमें कंप्लीमेंट्री सीक्वेंसेस मिल गए तो हमारा ये क्या है, मिथियोनाइन दिस अमीनो एसिड्स मिल गया. तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर हम आरएनए को देखें, आरएनए में कितने सब यूनिट्स होते हैं, राइबोसोमल आरएनए. राइबोसोम्स क्या क्या होते हैं, 70S in case of prokaryotes and 80S in case of eukaryotes. तो 70S प्रोकैरियोट्स में 2 सब यूनिट्स है, दैट इज 30S एंड 50S. और 80S में क्या क्या है, 40S एंड 60S. तो दिस यू हैव टू रिमेंबर. आज के क्लास का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है ये. ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया. आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कि एमआरएनए के स्ट्रक्चर प्रोकैरियोट्स में क्या होता है. प्रोकैरियोट्स में कोई कैपिंग की टेलिंग की जरूरत नहीं है, कोई मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं है. व्हाट्स द रीजन, जो कि मैंने बताया था. क्यों कैपिंग और टेलिंग नहीं हो रही है मैम, क्योंकि यहाँ पे इंट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं है. अगर इंट्रॉन्स जहाँ प्रेजेंट होते हैं जीन के सीक्वेंस में, तभी हमें वहाँ स्प्लाइसिंग की जरूरत होती है, वहीं कैपिंग होता है, टेलिंग होता है, या यू कैन से इन सिंपल वर्ड दैट इज मॉडिफिकेशंस की जरूरत होती है. क्लियर है यहाँ तक. तो प्रोकैरियोट्स में किसी तरह का कोई इंट्रॉन्स नहीं प्रेजेंट होता, तो हमें कोई मॉडिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है. तो एक ये जीन देख लीजिए आप लोग, जीन का जो पोलैरिटी होगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये अभी आपको पढ़ाया गया है. सेकंड, यूटीआर अनट्रांसलेटेड रीजन, ये यहाँ पे हमने एक जीन के सीक्वेंसेस लिखी एजीजी एजीजीयू. तो UTR1 क्या होता है, अनट्रांसलेटेड रीजन. दैट मीन्स एफिशिएंसी इन ट्रांसलेशन इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स UTR1. इट प्रोवाइड्स बाइंडिंग साइट, ये एक बाइंडिंग साइट दे रहा है किसके लिए, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स 30S के लिए, जो स्मॉलर यूनिट राइबोसोम्स का वो यहाँ UTR1 पे जाके अटैच्ड होगा. दैट मीन्स UTR1 का काम क्या है, ये बाइंडिंग साइट प्रोवाइड कर रही है किसके लिए, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स की स्मॉलर यूनिट जो कि 30S है. उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इनिशिएशन कॉर्डन स्टार्ट कॉर्डन. दैट मीन्स AUG और GUG ये दोनों ही स्टार्ट कॉर्डन है, जिसके कारण हमारा जो प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन विल गेट स्टार्टेड. क्लियर है. उसके बाद ये जो प्रोसेस हमारा स्टार्ट हुआ एमआरएनए से प्रोटीन बनने का, ये चेन यूं ही कंटिन्यू चलती रहेगी, नहीं, एक जगह पे जाके इसे स्टॉप होना ही पड़ेगा. तो दैट इज नोन एज स्टॉप कॉर्डन और टर्मिनेशन कॉर्डन. क्लियर है. उसके बाद स्टॉप कॉर्डन के ठीक बाद में हमें मिलेगा UTR2. UTR2 दिस इज प्रेजेंट बिफोर 3 प्राइम. 3 प्राइम एंड के बिल्कुल पहले हमें UTR2 मिलेगा. और
जो नॉनसेंस कॉर्डन है दैट डजंट कोड फॉर एनी अमीनो एसिड्स, दे आर यूएए, यूजीए, यूएजी। बिकॉज पिछले क्लास में मैंने जेनेटिक कोड का लेक्चर दिया है, आप जाके प्लीज जाके आप प्लेलिस्ट में चेक करिए, आपको वहाँ पे नॉनसेंस कॉर्डन, स्टार्ट कॉर्डन, सारी चीजें पढ़ाई गई हैं। उसी का कंटिन्यूएशन कर रहे हैं आज हम, प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब हम बात करेंगे यूकैरियोटिक एमआरएनए। ठीक है, जब हम यूकैरियोटिक एमआरएनए की बात करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या था, इंट्रॉन्स प्रेजेंट है। ठीक है, हमारा जो जीन का सीक्वेंस था इस तरह से, इंट्रॉन्स था, एक्सॉन्स था, इंट्रॉन्स था। तो अब ये जो इंट्रॉन्स है हमें ये जरूरत ही नहीं, क्योंकि दे डजंट कोड फॉर एनी अमीनो एसिड्स, तो इट हैज टू बी रिमूव्ड। अगर हमें रिमूव करना है तो हमें कुछ चेंजेस लाने होंगे उस जीन में, and that changes are known as modifications, and how we are doing these modifications, by capping and tailing। ठीक है, तो अगर हम कैप की बात करें तो अगर हम यूटीआर के पहले हमने कैपिंग किया है एमजीपी पे, आप जाके ये जो मैंने बताया है कैपिंग और टेलिंग का प्रोसेस ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पे आपको ट्रांसलेशन कैसे हो रहा है वो बता रहे हैं, कैपिंग और टेलिंग का पार्ट आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा। ऑल डिटेल्स आर गिवन इन दैट लेक्चर। आज हम ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं तो आपको बस बताते जाएंगे। कैपिंग है 5 प्राइम एंड में होगा, और टेलिंग कहाँ होता है 3 प्राइम एंड में, और टेलिंग में क्या होता है, एडेनाइल रेसिड्यूज ऐड होते हैं। ठीक है, यूटीआर 1, और ये जो कैपिंग है ये बाइंडिंग साइट प्रोवाइड कर रहा है, किसके लिए, जो स्मॉलर यूनिट ऑफ यूकैरियोटिक क्रोमोसोम है उसके लिए बाइंडिंग साइट दे रहा है। देन वी आर गेटिंग यूटीआर1 अनट्रांसलेटेड रीजन, नेक्स्ट वी आर गेटिंग इनिशिएशन कॉर्डन, दैट मीन्स यहाँ से हमारा प्रोटीन का ट्रांसलेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। जब प्रोसेस स्टार्ट हो गया उसके बाद स्टॉप होना होगा, तो उसके लिए हमारे पास कुछ स्टॉप कॉर्डन्स हैं, या यू कैन से नॉनसेंस और टर्मिनेशन कॉर्डन, दैट मीन्स दे विल टर्मिनेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। उसके बाद हमारे पास क्या होगा, यूटीआर2 अनट्रांसलेटेड रीजन 2। क्लियर है, तो ये एक स्ट्रक्चर है यूकैरियोटिक एमआरएनए का। आगे बढ़ेंगे हम, और उसमें हम पढ़ेंगे कि ट्रांसलेशन का प्रोसेस क्या होता है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं जिसके कारण हमारा जो प्रोटीन बनता है। इतना सिंपल नहीं है और इतना टफ भी नहीं है, आपको बहुत ही इजी वे में और बहुत ही प्रॉपर तरीके से इस चैप्टर को हम समझाएंगे, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन जो है नीट के पर्पज से, या आप अगर बोर्ड एग्जाम्स भी दे रहे हैं, आप कोई भी चीज स्किप ना करें। ठीक है, ट्रांसलेशन मतलब होता है एमआरएनए से प्रोटीन। अगर हम एमआरएनए की बात करें तो एमआरएनए क्या है, इसको हम कहते हैं लैंग्वेज ऑफ न्यूक्लियोटाइड। हमारे जितने भी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस हैं यहाँ मिलेंगे आपको एमआरएनए पे। और उसके बाद हमारे प्रोटीन को क्या कहते हैं, लैंग्वेज ऑफ एमिनो एसिड, बिकॉज छोटे छोटे जो एमिनो एसिड्स होते हैं, दीज आर द स्मॉलर यूनिट्स। अब वो छोटे यूनिट्स जब जुड़ जाएंगे तो हमें क्या मिलेंगे, प्रोटीन मिलेगा। क्लियर है, बहुत ही सीधी और सरल भाषा में। ठीक है, और इसका जो प्रोसेस हो रहा है ट्रांसलेशन का, हमेशा ध्यान रखिएगा साइटोप्लाज्म में हो रहा है। सपोज एग्जांपल, मैंने एक सेल बनाया यहाँ, ठीक है, फिर मैंने यहाँ एक न्यूक्लियस बनाया, ये डायग्राम भी आपको दिया हुआ है बट मैं यहाँ समझा रही हूँ आपको। तो यहाँ पे एक डीएनए का सीक्वेंस हुआ, तो पहले क्या हुआ, ट्रांसक्रिप्शन हुआ। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन से हमारा क्या बना, एमआरएनए बना। उसके बाद हमारा क्या होगा, प्रोटीन बनेगा। प्रोटीन बनने के लिए हमारे पास यहाँ पे एचएनआरएनए बन रहा है, जिनमें क्या प्रेजेंट है, इंट्रॉन्स है, एक्सॉन्स है ना। तो ये क्या है, नॉन फंक्शनल है, दैट मीन्स इनमें क्या है, मॉडिफिकेशंस की जरूरत है। उसके बाद जब प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन होगा, ये सारी चीजें कहाँ हो रही है, न्यूक्लियस में हो रही है। ठीक है, लेकिन जब हमारा ट्रांसलेशन प्रोटीन बन रहा है तो ये जो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा कहाँ, साइटोप्लाज्म में। ये जो लेयर है, इस लेयर, ये क्या हमारा साइटोप्लाज्म, ये क्या है, न्यूक्लियस है। तो हमारा जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, साइटोप्लाज्म में हो रहा है। क्लियर है, 5 स्टेप्स होते हैं। पहला क्या है, एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड। दूसरा, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए और लोडिंग ऑफ टीआरएनए। तीसरा, प्रोटीन चेन का इनिशिएशन, पहले एमिनो एसिड का एक्टिव होना जरूरी है। एक्टिवेशन करने के बाद टीआरएनए को चार्ज करना होगा, लोड करना होगा, ताकि टीआरएनए के पास जो एंटीकोडन्स है उनके पास कंप्लीमेंट्री कोडन सीक्वेंसेस को पहचान के और हमें एक नए अमीनो एसिड मिल जाए। जब अमीनो एसिड आएगा तब तो प्रोटीन की बात आएगी। हमें अमीनो एसिड्स मिल रहा है, टीआरएनए हमें बना के दे रहे हैं अमीनो एसिड्स। उसके बाद प्रोटीन का इनिशिएशन होगा। जब प्रोटीन इनिशिएट हो गया, कॉर्डन्स हमें मिल गए जो प्रोटीन के ट्रांसलेशन के प्रोसेस को स्टार्ट करती है, उसके बाद वो प्रोसेस क्या होगा, अमीनो एसिड जुड़ना होगा, एलोंगेट होगा चेन, तब एलोंगेशन हो गया। उसके बाद थर्ड क्या है, फिफ्थ क्या है, टर्मिनेट। दैट मीन्स जो प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन चल रहा था वो रुकना पड़ेगा, टर्मिनेट होना पड़ेगा। दिस इज द लास्ट पॉइंट, वेरी सिंपल, समझ में आया।
पहले एमिनो एसिड की एक्टिवेशन, उसके बाद टीआरएनए की चार्जिंग होना, या आप कह सकते हो लोडिंग ऑफ टीआरएनए। टीआरएनए के पास एंटीकॉडन्स है, जिनके पास कंप्लीमेंट्री सीक्वेंसेस ऑफ कॉडन्स हमें मिल जाएंगे, जिसके कारण हमें अमीनो एसिड्स मिलते जाएंगे। जब हमें अमीनो एसिड्स मिलते जाएंगे, स्टार्टिंग यानी अमीनो एसिड्स मिल गया, तब हम प्रोसेस ऑफ प्रोटीन चेन का जो इनिशिएशन है वो स्टार्ट कर देंगे। देन वी मूव ऑन टू द एलोंगेशन। जो छोटे छोटे अमीनो एसिड्स है वो जुड़ रहे हैं, दैट मीन्स उनका चेन लंबा हो रहा है, जिसको हम कहेंगे एलोंगेशन। एंड देन द प्रोसेस हैज गेट टू बी टर्मिनेटेड, सो दिस प्रोसेस इज टर्मिनेशन ऑफ प्रोटीन चेन। तो ये सारे पॉइंट्स जो है ट्रांसलेशन में और डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। ये एक अमीनो एसिड है, ठीक है। इसके बाद हमें एक एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, दैट इज एटीपी, ठीक है। 3 फॉस्फेट्स हमें जरूरत पड़ेगी, और एंजाइम, हमें क्या एंजाइम मिल रहा है, अमीनो एसाइल सिंथेसिस। अब ये एंजाइम क्या कर रहे हैं, अमीनो एसिड को एक्टिवेट कर रहे हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा पहले अमीनो एसिड को एक्टिवेट होना जरूरी है। एक्टिवेशन के बाद क्या होगा, एएमपी, ये एनर्जी हो जाएगा, और फिर एंजाइम आके जुड़ जाएगा और 2 फॉस्फेट जो है हमें मिलेगा। दैट मीन्स 1 फॉस्फेट रिमूव होगा, एंड देन हमें मिलेगा ए मोनोफॉस्फेट, है कि नहीं। फॉस्फेट रिमूव हो गया, एमपी मिल गया, और 2 फॉस्फेट हमें रिलीज हो गया। दैट मीन्स जो हमें एमिनो एसिड क्या है, ये एंजाइम कॉम्प्लेक्स, इसको क्या कहें, एमिनो एसिड एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स हमें मिल गया। दूसरी बात, जो सेकंड पॉइंट है वो क्या है, चार्जिंग, लोडिंग ऑफ टीआरएनए, ठीक है। तो इसको हम कह सकते हैं अमीनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए, चार्जिंग ऑफ लोडिंग ऑफ टीआरएनए को। ये देखिए, ये एक अमीनो एसिड है, एएमपी हमें मिला अमीनो एसिड का, एंड एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स हमें मिल चुका है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, टीआरएनए की लोडिंग करेंगे। तब अभी जो हमें जो कॉम्प्लेक्स मिला है, दिस इज द अमीनो एसिड एएमपी एनर्जी, और हमें टीआरएनए मिल गया। अब इस टीआरएनए को हम लोड कर रहे हैं, चार्जिंग कर रहे हैं, लोड हो गया। लोडिंग होने के बाद क्या होगा, जैसा कि मैंने कहा इनके पास कॉडन्स होंगे, यहाँ पे एंटी कॉडन्स होंगे। अब ये एंटी कॉडन्स क्या करेंगे, अमीनो एसिड को लोड करेंगे, क्योंकि जब एंटी कॉडन्स है दैट मीन्स उनके पास कंप्लीमेंट्री सीक्वेंसेस है कॉडन्स के, वो पहचान रहे हैं, एंड देन हमें क्या मिल रहा है, अमीनो एसिड मिल रहा है, ठीक है। और एएमपी मोनोफॉस्फेट और प्लस एनर्जी गेट रिलीज्ड। और ये क्या है, अनचार्ज टीआरएनए है, ये अनलोडेड है। दैट मीन्स जब ये हमारा जो कॉम्प्लेक्स मिला है, अमीनो एसिड एंजाइम कॉम्प्लेक्स एएमपी, इसके साथ जब जुड़ जाएंगे, टीआरएनए कौन जुड़ रहा है, टीआरएनए, तब जाके हमारा एमिनो एसिड लोडेड होगा। पहले अभी तक तो हमारा रिजल्ट मिला नहीं हमें, अभी हम ये इसको क्या कहेंगे, अनचार्ज है टीआरएनए। जब एमिनो एसिड लोड हो जाएगा इस पे, तब ये क्या हो जाएगा, चार्ज लोडिंग, या तो चार्ज टीआरएनए या लोडेड टीआरएनए। और सबसे पहली बात, जब ये लोडेड नहीं है, बिफोर लोडिंग ये अनलोडेड है, दैट इज चार्ज नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे, दे डोंट कैरी एनी अमीनो एसिड। एग्जाम्पल अगर हम मोबाइल चार्जर की बात करते हैं, अगर आपका मोबाइल डेड है सपोज, तो अगर आप चार्ज कर रहे हो उसको, चार्ज नहीं है, दैट मीन्स वो अनलोडेड है, अनचार्ज है। जब उसमें चार्ज आ गया तो हमारा मोबाइल फुल चार्ज हो गया। यहाँ पे भी सिमिलर केस है, यहाँ चार्जर कौन काम कर रहा है, टीआरएनए चार्जर काम कर रहा है, और लोड कौन कर रहा है, अमीनो एसिड। तो जो हमारा फाइनल कंक्लूजन मिल रहा है, क्या मिल रहा है, हमारा चार्ज आ गया हमारे मोबाइल पे, चार्जर का काम कौन कर रहा है, अमीनो एसिड। और वही अमीनो एसिड क्या हो रहे हैं, लोडेड हो रहे हैं इन द टीआरएनए। क्लियर है। तो इस तरीके से छोटे छोटे एग्जांपल्स देकर आपको समझाएंगे तो ज्यादा सही रहेगा। चलिए अब हम बात करते हैं कि हमारा जो चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, ये जो चार्जिंग हुआ, पहले तो एक्टिवेशन हो गया अमीनो एसिड का, समझ में आ गया। अब हमने जो चार्जिंग किया, इसका 3 स्टेप्स है। पहला क्या है, इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, दूसरा एलोंगेशन, और तीसरा टर्मिनेशन। याद रखिएगा, सिर्फ अगर आप लोग पढ़ रहे हैं प्रोटीन का ट्रांसलेशन तो आपको लगता होगा कि सिर्फ ये 3 प्रोसेस नहीं, इन 3 प्रोसेस के पहले भी 2 प्रोसेस है, एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड एंड लोडिंग ऑफ टीआरएनए। उसके बाद जब लोडिंग ऑफ चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, इसका 3 स्टेप्स है, इनिशिएशन, एलोंगेशन, टर्मिनेशन। अब हम इस 3 को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्या है, इनिशिएशन ऑफ प्रोटीन चेन। तो ये हमारा प्रोटीन चेन है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और हमें क्या मिलेगा, यहाँ यूटीआर है, अनट्रांसलेटेड रीजन। यहाँ हमारा क्या आएगा, प्रोकैरियोट्स का राइबोसोम 30S आके जुड़ेगा, यहाँ बाइंडिंग साइट दे रहा है यूटीआर 1, और ये क्या है, टीआरएनए है, ठीक है, ये टीआरएनए है। और यहाँ पे सपोज एग्जांपल हम एफ मेथियोनिन को ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे हमें यूएससी कॉर्डन मिल जाएगा। यहाँ पे हमें क्या मिल गया, mRNA 30S कॉम्प्लेक्स, 30S पे हमारा राइबोसोम्स बाइंड कर रहा है, तो इसे हम कहेंगे mRNA 30S कॉम्प्लेक्स। उसके बाद
नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं कि जब हमें एंटीकॉडन्स हमारे पास कहाँ है, टीआरएनए पे। क्लियर? तो हमारा जो कॉडन्स होगा, ये यूटीआर 1 हमें कॉडन्स मिल गया एयूजी, सपोज दिस इज द कॉडन जो टीआरएनए पहचाना। उसके बाद हमें क्या मिलेगा, mRNA 30S tRNA। अब हम tRNA कॉम्प्लेक्स हमें मिल रहा है। पहले tRNA था, पहले tRNA हम लोड किए थे, ध्यान रखिए, इनिशिएट कर रहे हैं प्रोटीन चेन का। उसके बाद जब tRNA को जब कॉर्डन्स मिल गए तब tRNA कॉम्प्लेक्स हो गया। दिख रहा है आपको, कॉर्डन्स मिल गए इनके पास, ये जुड़ के फिर अमीनो एसिड बनाएंगे। दैट मीन्स हमें क्या मिल गया, mRNA 30S tRNA कॉम्प्लेक्स। इस तरीके से जब प्रोटीन का चेन है वो इनिशिएट हो गया, स्टार्ट हो गया, AUG इज द स्टार्ट कॉर्डन। ठीक है? उसके बाद इस डायग्राम से आप समझ सकते हैं, डायग्राम मैंने दिया हुआ है जो आपको समझने के लिए बहुत इजी होगा। ये एक प्रोटीन का चेन है, ये क्या है, राइबोसोम्स है। ठीक है? और जैसा आपको पता है यहाँ कौन आके जुड़ने वाला है, 30S राइबोसोम्स। ठीक है? ये बाइंडिंग साइट दे रहा है, UTR1 है। और यहाँ ये स्टार्ट कॉर्डन है जहाँ पे प्रोटीन का हमारा ट्रांसलेशन का प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है, ये UTR1 का रीजन है। तो हमें क्या मिल गया, स्मॉलर सब यूनिट। सबसे ध्यान रखना कि हमारा जो स्मॉलर सब यूनिट है वही आके जुड़ेगा, तो ये क्या है, mRNA 30S कॉम्प्लेक्स। क्लियर है? नेक्स्ट स्टेप पे जाइए। ये देखिए, अब यहाँ पे हमारा tRNA आया, यहाँ पे हमारा कॉर्डन्स मिल गया उन्हें, तो जुड़ गया। ये देखिए, ये कॉर्डन्स मिल गया, ये एंटी कॉर्डन है। और इस तरीके से जो है हमारा प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड मिला, टीआरएनए है। ठीक है? तो हमें यहाँ क्या मिला, एमआरएनए है, 30S मिला, और टीआरएनए, ये टीआरएनए का कॉम्प्लेक्स मिल गया। ठीक है? उसके बाद पहले स्मॉलर सब यूनिट जुड़ेगा, कैसे प्रोटीन की चेन इनिशिएट हो रही, उसके बाद बड़ा क्या था, 50S। अब 50S जुड़ने वाला, ये देखिए लार्जेस्ट सब यूनिट, ये देखिए ये EPA। ई क्या है, ये भी पढ़ाने वाले हैं, आई थिंक मैंने लिखा भी है यहाँ पे, ये लिखा है मैंने, बट मैं बता देती हूँ। EPA का मतलब होता है, जो जो राइबोसोम का लार्जर यूनिट है उसमें ध्यान से समझिएगा। ए का मतलब होता है एक्सेप्टर साइट, मतलब जो टीआरएनए है, जो टीआरएनए आगे कहाँ एक्सेप्टर साइट पे जुड़ने वाला है। तो न्यू टीआरएनए कौन एक्सेप्ट कर रहा है, ए। पी का देखेंगे तो पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज साइट है, ये क्या कर रहे हैं, हेल्प्स इन पेप्टाइड फॉर्मेशन बिटवीन टू अमीनो एसिड। दैट मींस जो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है दो अमीनो एसिड के बीच में, वो पी पे हो रहा है। फॉर प्रोकैरियोट्स 23S rRNA हेल्प्स इन पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, ये प्रोकैरियोट्स के बाद में। ई का बात हुआ, ई का मतलब हो गया एंड एग्जिट साइड। दैट मींस फ्रॉम यूकैरियोट्स 28S RNA has peptide transferase activity in case of eukaryotes। प्रोकैरियोट्स में 23S RNA वो हेल्प करे दो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। अरे पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन ही नहीं हो तो प्रोटीन की चेन कहाँ से मिलेगी, वेरी सिंपल, राइट। और यूकैरियोट्स के केस में क्या होता है, 28S RNA जो क्या कर रहे हैं, वो पेप्टाइड बॉन्ड को बना रहे हैं। ई का मतलब होता है एग्जिट साइड, मतलब जो प्रोटीन का टर्मिनेशन, आई मीन टर्मिनेट हो गया, स्टॉप स्टॉप कॉर्डन्स आ जाएंगे यहाँ, रोक देंगे प्रोटीन के प्रोसेस को, जहां तक होना है उतने तक होगा। दैट मीन्स जो पी वाला साइड है, ये ट्रांसफर कर रहा है इट्स अमीनो एसिड टू द एडजेसेंट टीआरएनए। ठीक है? तो ये समझिए आप, ये जो लार्जेस्ट सब यूनिट है यहाँ पे EPA, यहाँ पे हमारा टीआरएनए आके बाइंड करेगा। और ये जो पी वाला साइट है, टीआरएनए रिक्वायर्स पी साइट। और जो हमारा जो ट्रांसफर आरएनए, जो टीआरएनए आके जुड़ेगा, पहले एक्सेप्टर पे आएगा, उसके बाद एक्सेप्टर से यहाँ जाएगा, पी पे जाएगा, है ना। और क्यों जाएगा, वो उसको जानने के लिए आपको मीन सेक्शन के एंड तक बने रहना होगा कि क्यों एक्सेप्टर से पी तक जा रहा है। क्लियर है? चलिए, अब हम बात करते हैं, ये हो गया। अब हम बात करेंगे एलोंगेशन ऑफ प्रोटीन चेन, फिर टर्मिनेशन। ओके, एलोंगेशन। अब हमारा जो प्रोटीन का चेन था, सबसे पहले इनिशिएशन हो गया प्रोटीन चेन का। अब हम बात करें एलोंगेशन। अब जो एमिनो एसिड्स मिल रहा है हमें, वो अब जुड़ते जुड़ते जाएंगे, लंबा चेन बनाएंगे, तो दैट इज एलोंगेशन। ये देखिए, ये क्या है, EPA। ठीक है? तो पहला क्या होगा, हमारा जो सेकंड टीआरएनए है, वो टीआरएनए कहाँ जुड़ेगा, एक्सेप्टर पे जुड़ेगा। ठीक है? इनकमिंग अमीनो एसिड टीआरएनए, ये एंजाइम आके जुड़ेगा एक्सेप्टर पे। और जैसे कि आपको पता है, AUG, सपोज हम एग्जांपल लेते हैं GUG, दैट कोड्स फॉर वेलाइन अमीनो एसिड, और AUG क्या है, स्टार्ट कॉडन है। ठीक है? तो पहले आके एक्सेप्टर पे टीआरएनए हमें मिल गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि ये जो AUG है, GUG, ठीक है, ये E है, ये P है, A है। एक्सेप्टर साइट में हमें टीआरएनए जुड़ गया हमारा। उसके बाद क्या होगा, हमारा जो प्रोटीन का जो ये जो साइट्स बन रहा है, दिख रहा है आपको H2N, यहाँ पे टीआरएनए आके जुड़ेगा एक्सेप्टर पे। फिर टीआरएनए कहाँ जाएगा, यहाँ यहाँ पे जाके अपना
पी से आके ए पे आएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, डिकोडिंग हो रहा है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब ये जो हमारा मिल गया, एग्जाम्पल हमने ले लिया एफ मेथियोनाइन जो है पी साइड पे प्रेजेंट है, तो एफ मेथियोनाइन यहाँ आके जुड़ गया एक्सेप्टर पे। एंड देन पेप्टाइल ट्रांसफरेज एंजाइम हमें मिल रहा है। नेक्स्ट क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन है। तो दैट मीन्स यहाँ पे जो एंजाइम प्रेजेंट है हमारा पी से ए तक जाके पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। 2 अमीनो एसिड हमें मिल गया, पहले यहाँ पे अमीनो एसिड मिलेगा, फिर अमीनो एसिड का बॉन्ड बना पेप्टाइड बॉन्ड। एंड देन स्टेप 3 क्या है, अब हमारा जो एक्सेप्टर साइट है इसका कोई काम नहीं, इसको हमें फ्री करना है। ठीक है, जब हमारा जो हमारे प्रोटीन का चेन बन रहा है तो एक्सेप्टर साइट को हमें फ्री करना है। फ्री करने के लिए हमें क्या करना होगा, ट्रांसलोकेट करना होगा उसे, उसकी जगह को बदलना है। दैट मीन्स हमें क्या करना है, एक्सेप्टर साइट को फ्री करना है। तो हमारा जितने भी प्रोटीन पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है वो कहाँ जा रहा है, पी पे बन रहा है। पेप्टाइल ट्रांसफरेज जैसा कि मैंने कहा पेप्टाइड बॉन्ड कहाँ बनेगा, पी पे बनेगा। अब एक्सेप्टर को खाली करके हमने पी पे लाया इसको। उसके बाद क्या हुआ कि जो राइबोसोम्स था, जो टीआरएनए था सॉरी, अब उसको हमने निकाल दिया, उसका अब कोई काम नहीं है, उसका हो गया काम। उसने एंटी कॉर्डन्स के थ्रू कॉर्डन्स दे दिया, सारा सारा काम हो गया, टीआरएनए को रिमूव कर दिया गया है और हमें क्या मिला, नए प्रोटीन चेन मिल गया। ठीक है, और इस तरीके से सिर्फ एक ही प्रोटीन, ध्यान रखिए सिर्फ एक ही प्रोटीन चेन का मैंने एग्जांपल दिया, लेकिन बहुत लंबा प्रोटीन चेन होता है, बहुत सारे अमीनो एसिड जुड़ के प्रोटीन चेन बनाते। तो ये जो एक्सेप्टर साइट खाली हो गया, अब यहाँ पे आके नया क्या हो जाएगा, नया टीआरएनए जुड़ जाएगा। क्लियर है, अब यहाँ पे क्या होगा, नया टीआरएनए जुड़ जाएगा। दैट मीन्स एक्सेप्टर साइट फिर से फ्री हो गया, और फ्री हो गया ताकि नया टीआरएनए जुड़ेगा और फिर ये प्रोसेस होगा, पहले डिकोडिंग होगा, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, देन अगेन ट्रांसलोकेशन होगा, एंड देन टीआरएनए का कोई काम नहीं, वो बाहर आ जाएगा। दैट मीन्स एग्जिट हो जाए। एग्जिट का काम क्या है, जिसकी जरूरत नहीं है उसको बाहर कर देना। क्लियर है एलोंगेशन कैसे हुआ। अब हम बात करते हैं टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन। टर्मिनेशन क्या है, एक फैक्टर है रिलीज फैक्टर या टर्मिनेशन फैक्टर जिसको कहते हैं। अब टर्मिनेशन होगा तो हमारे पास स्टॉप कॉर्डन्स प्रेजेंट है जिसको कहते हैं यूजीए, यूएए और यूजीए और यूएजी। इनमें कोई टीआरएनए की जरूरत नहीं पड़ती। दैट मीन्स जो टर्मिनेशन फैक्टर है उनका काम क्या है, वो सारे जो हमारा जो प्रोटीन चेन है इसमें से राइबोसोम्स को अलग कर देंगे। देखो टीआरएनए, ये टीआरएनए को अलग कर दिया उन्होंने, फ्री पॉलीपेप्टाइड को फ्री कर दिया। दैट मीन्स इनका टर्मिनेशन फैक्टर का काम क्या है, सबको अलग कर देना, सारे सब यूनिट्स को अलग कर देना। और जो हमारी जरूरत है, देखो हमारे प्रोटीन चेन मिल गया, मिला कि नहीं। इतना सिंपल भी नहीं है जो मैं बोल रही हूँ, जो एक्सपेरिमेंट करते उनको पता चलेगा कि कैसे एक प्रोटीन चेन मिलता है। ये देखिए राइबोसोम्स है, राइबोसोम्स अलग हो गया, हमें हमें प्रोटीन चेन मिल गई, जो हम प्रोटीन इतने मेहनत से बना रहे हैं, प्रोटीन की चेन को बनाए, अब हमें अलग से प्रोटीन का चेन मिल गया। तो समझ में आएगा आगे आपको टर्मिनेशन फैक्टर का काम क्या है, सारी चीजों को अलग कर देना, राइबोसोम्स को अलग कर दिया, टीआरएनए को अलग कर दिया, प्रोटीन चेन को अलग कर दिया, है ना। सारे सीक्वेंसेस अलग हो गए, हमें अब हमारा जो डिजायर्ड रिजल्ट था प्रोटीन चेन वो मिल गया है। क्लियर है, अब इसको हम थोड़े से नोट्स में दे देते हैं ताकि आपको चीजें जो है इजी होंगी। तो सबसे पहले इनिशिएशन में हमने क्या किया था, स्मॉलर यूनिट ऑफ राइबोसोम्स को बाइंड किया था। इनिशिएशन का डायग्राम अपने साथ देखिए, देखिए स्मॉलर यूनिट ऑफ राइबोसोम जिसको कहते हैं 30s राइबोसोम। ठीक है, स्मॉलर यूनिट ऑफ राइबोसोम्स एमआरएनए जिसको कहते हैं 30s एमआरएनए कॉम्प्लेक्स। उसके बाद क्या किया था, हमने टीआरएनए को लोड किया था विद 30s एमआरएनए कॉम्प्लेक्स, टीआरएनए को बाइंड करवाया था। फिर हमारा लार्जेस्ट सब यूनिट आया, दैट इज प्रोकैरियोट्स 50s, यूकैरियोट्स है तो 60s। उसके बाद हमें इनिशिएशन फैक्टर्स जरूरत पड़ी थी जिससे हमारा प्रोटीन का इनिशिएशन स्टार्ट हुआ था, एंड दिस इज एनर्जी डिपेंडेंट, एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, दैट इज एटीपी ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, उसके बाद एलोंगेशन की बात करें, हमें एलोंगेशन फैक्टर की जरूरत पड़ी। दैट मीन्स हमारा क्या था, राइबोसोम्स मूव हुआ कहाँ से, एक कॉर्डन से दूसरे कॉर्डन तक, जिसको कहते हैं ट्रांसलोकेशन। वेजिटी पे डिपेंडेंट है, अमीनो एसिड्स एक एक करके ऐड हुआ। उसके बाद जो अमीनो एसिड सीक्वेंस थी, दे आर डिक्टेटेड बाय डीएनए एंड रिप्रेजेंटेड बाय आरएनए। ठीक है, तो ये देखिए जब इसमें हमें हमें क्या था, एमिनो एसिड, एक एमिनो एसिड हमें मिल गया, फिर इसको हमने क्या किया, ट्रांसलोकेट किया। देखिए प्रोटीन चेन को बनने के लिए एमिनो एसिड की जरूरत है। अब ये जो हमने जीयूजी लिया, ध्यान से सुनेगा, दिस इज कोड फॉर वेलाइन। अब अगर हमें एक एमिनो एसिड मिल गया तो उसे हमें दूसरे एमिनो एसिड के साथ क्या करना है, बाइंड करवाना है, तभी तो पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, तभी तो हमारा प्रोटीन चेन बनेगा। क्लियर है, तो हमें जो दूसरा एमिनो एसिड मिला उसे हमने ट्रांसफर कर दिया यहाँ,
और इस तरीके से हमारा पेप्टाइड बॉन्ड बन गया, पेप्टाइड ट्रांसफरेजेस, ठीक है, पी वाले पे बन गया। अब एक्सेप्टर साइट को खाली करना है, एग्जिट करवाना है टीआरएनए को, तो हमारा क्या हुआ, एक्सेप्टर साइट को खाली कर दिया और हमारा सब कुछ कहाँ बन गया, पी पे बन गया। दैट मीन्स हमारा प्रोटीन का चेन हमें मिल गया, एमिनो एसिड्स जुड़ के प्रोटीन की चेन बन गए, एलोंगेशन मिल गया हमने। उसके बाद हमें जो प्रोटीन चेन जो एक साथ जुड़ा हुआ है अलग हो गया, दैट मीन्स हमारे प्रोटीन का चेन हमें मिल गया, राइबोसोम्स अलग हो गए, सारी चीजें टीआरएनए अलग हो गया। क्लियर है। अब हम बात करते हैं टर्मिनेशन की। टर्मिनेशन कैसे हो रहा है, स्टॉप कोडन से टर्मिनेट हो रहा है, दैट इज यूएए, यूएजी, यूजीए। क्लियर है। इनके पास इट रिक्वायर्स रिलीज फैक्टर और ये एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस है। टर्मिनेशन हो गया, हमारा प्रोटीन चेन हमें मिल गया, तो हम सक्सेस हो गए इस ट्रांसलेशन के प्रोसेस को समझने में। ठीक है। अब हम बात करेंगे जीन का एक्सप्रेशन, अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट आज का क्लास का। तो सपोज ये एक जीन है, दिस इज द सीक्वेंसेस ऑफ डीएनए, एज यू ऑल नो द डीएनए इज द डबल स्टैंडर्ड। ये देखिए एक जीन वन है, तो अगर हमारा ट्रांसक्रिप्शन हुआ तो पहले आरएनए हुआ, देन ट्रांसलेट हुआ तो प्रोटीन हुआ। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हम जो बोल रहे हैं आपको कि ये ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, ट्रांसलेशन हो रहा है, एवरीथिंग इज हैपनिंग, एवरीथिंग इज गेटिंग एक्सप्रेस्ड एंड दैट इज नथिंग बट जीन। एक जीन एक्सप्रेस हो रहा है। आप बेसिक अभी हम अपने आप को देख लीजिए, हमारा जो जीन एक्सप्रेस हो रहा है ऑन आवर क्रोमोसोम, वही जीन जो एक्सप्रेशन हो रहा है वही बाहर दिख रहा है, दैट इज द फिनोटाइपिक अपीयरेंस। हम जो दिख रहे हैं हमारे जीन का एक्सप्रेशन है। दैट मीन्स जो हमारा प्रोटीन्स बना, डीएनए से प्रोटीन तक बने का जो जो सीक्वेंसेस था, दैट इज नथिंग बट द जीन एक्सप्रेस। यहाँ जीन एक्सप्रेस हो रहे हैं तभी हमें प्रोटीन मिल रहा है। क्लियर है। चलिए, अब ये जीन कैसे रेगुलेट हो रहे हैं, प्रोकैरियोट्स में बताते हैं और यूकैरियोट्स में बताते हैं कैसे रेगुलेशन हो रहा है। सारी चीजें पढ़े हैं आप लोग, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा ब्रश अप कर देती हूँ। सबसे पहले दिस इज द सीक्वेंस ऑफ डीएनए। एज यू ऑल नो, इन द प्रोकैरियोट्स एवरीथिंग इज being carried in the cytoplasm because the DNA, I mean the DNA is in the scattered form, it's not present in the nucleus। क्लियर है। इसी वजह से सारा प्रोसेस कहाँ हो रहा है, साइटोप्लाज्म में हो रहा है। तो डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है और आरएनए से प्रोटीन ट्रांसलेशन, बहुत इजी, बहुत सिंपल वे में, क्योंकि बेचारों के पास इंट्रॉन्स है ही नहीं, कोई मॉडिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं, कोई बजाल नहीं इसमें। ये बिल्कुल ही सिंपल तरीके से अपना प्रोटीन बना रहे हैं। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो यूकैरियोट्स को बेचारों को होने वाला है। यूकैरियोट्स में देखिए, दिस इज अ सेल, ये न्यूक्लियस है, तो दिस इज द डीएनए। डीएनए से क्या हुआ, ट्रांसक्रिप्शन हुआ। ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है तो हमें एमआरएनए मिल रहा है, एमआरएनए के पहले हमें एचएनआरएनए मिल रहा है। तो एचएनआरएनए जो है नॉन फंक्शनल है, तो हमें मॉडिफिकेशंस चाहिए। हमें यहाँ क्या मिल रहा है, इंट्रॉन्स मिल रहा है। इंट्रॉन्स को हमें रिमूव करना है, तो हमने स्लाइसिंग किया, कैपिंग किया, टेलिंग किया, ये प्रोसेस ऑलरेडी पढ़ा दिया गया है। तो स्प्लाइसिंग, कैपिंग, टेलिंग करने के बाद हमें इतने सारी मॉडिफिकेशंस करने के बाद हमें क्या मिला, एमआरएनए मिला। जब एमआरएनए हमें कहाँ मिल रहा है, इनसाइड द न्यूक्लियस, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ। ये सारी प्रोसेस कहाँ हो रही है, न्यूक्लियस में हो रही है। ये क्या है, येलो वाला पार्ट, ये क्या है, दिस इज न्यूक्लियस। और ये क्या है, ये साइटोप्लाज्म है, एक सेल का साइटोप्लाज्म। सारी प्रोसेस न्यूक्लियस में हो रही है, लेकिन जब हमारा प्रोटीन बन रहा है वो कहाँ हो रहा है, साइटोप्लाज्म में हो रहा है। तो जब हमारा एमआरएनए बन गया, वो ट्रांसपोर्ट हो गया, कहाँ आ गया, साइटोप्लाज्म में आ गया। उसके बाद हमें ट्रांसलेशन हो गया, ट्रांसलेशन में हमें प्रोटीन मिल गया, ट्रांसलेशन से हमें प्रोटीन मिल गया। ये कैपिंग है, 5 प्राइम कैपिंग, और ये 3 प्राइम जो है टेलिंग हो गया, क्योंकि ये सारी प्रोसेस से हमें एमआरएनए मिला, एंड दैट एमआरएनए से हमें क्या मिला, प्रोटीन। दिस इज द डिजायर्ड रिजल्ट, और इस तरीके से हमारा जीन इज being getting expressed. Okay. So, in eukaryotes, regulation can be exerted at 4 levels. Eukaryotes में हमें जो रेगुलेशन है वो 4 लेवल्स पे एक्सर्ट होते हैं। पहला क्या है, फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, दैट मीन्स प्राइमरी का मतलब हुआ हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए, हेटेरोन्यूक्लियर, जो कि क्या है हमारा, नॉन फंक्शनल है। ठीक है, नॉन फंक्शनल है, तो इसी वजह से इसको फंक्शनल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, मॉडिफिकेशन करना पड़ रहा है। और मॉडिफिकेशन में हमारा क्या आएगा, स्प्लाइसिंग आएगा, और फिर कैपिंग आ रहा है, और फिर टेलिंग आ रहा है। कैपिंग हम कहाँ कर रहे हैं, 5 प्राइम में, टेलिंग हम कहाँ कर रहे हैं, 3 प्राइम में। तब उसके बाद हमारा इस लेवल को कहते हैं प्रोसेसिंग लेवल, जिसको कहते हैं स्प्लाइसिंग। उसके बाद हमारा जो एमआरएनए बन गया, उसको हम साइटोप्लाज्म में ट्रांसपोर्ट करेंगे, एंड देन ट्रांसलेशनल लेवल। ट्रांसलेशन लेवल का मतलब हुआ अब एमआरएनए से हमारा प्रोटीन बनना है, दैट प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसलेशनल लेवल।
क्लियर है? तो यूकैरियोट्स में हमारा जो रेगुलेशन है वो 4 लेवल में होता है। पहला, अच्छा आरएनए बना जो कि नॉन फंक्शनल है, तो मॉडिफिकेशंस की ज़रूरत है। मॉडिफिकेशंस में क्या क्या आएंगी? स्प्लाइसिंग आएगा, कैपिंग आएगा, टेलिंग आएगा। तो हमारा क्या होगा? एमआरएनए बिना। अब वो एमआरएनए जो मिल गया वो न्यूक्लियस में हमारा क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो न्यूक्लियस एंजाइम है वो हमारे डिग्रेड कर देंगे। इसी वजह से हमें उसे साइटोप्लाज्म में लाके और हमारा क्या करना है, वहाँ पे ट्रांसलेशन का प्रोसेस होगा एंड देन हमारा प्रोटीन मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ट्रांसलेशन का प्रोसेस जो है ओवर हो गया। अच्छे तरीके से बहुत ही इजी वे में आपको समझाया हुआ है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, नीट डायग्राम। और ये डायग्राम तो बन गया, अब आपको समझ में आ गया होगा। और जो भी डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। गो एंड सी द एनसीईआरटी बुक। अगर आपको लगता है कि कहीं कुछ चीज़ें नहीं समझ में आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो इस चैप्टर को मे बी आई थिंक आई हैव मोर 2 or 3 लेक्चर्स टू कंप्लीट विद दिस चैप्टर। तो और 2-3 लेक्चर में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप चल के आप अभी भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मैं आप लोगों को डीपीपी दे दूंगी, टाइम निकाल के आप लोगों को क्वेश्चंस दे दूंगी। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे तो आपका जो कंसेप्ट होगा वो और अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है? सो वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू ऑल ऑफ यू। बाय बाय।